नमस्कार, मैं शिराज। मान लीजिए हम एक पंक्ति में खड़े हैं और सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को सबसे आगे बुलाकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको तरजीह दी जाती है। आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ अर्नब गोस्वामी के साथ। आप सब जानते ही होंगे कि कितने काबिल एक टीवी एंकर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि इन्हें बेल मिलनी चाहिए थी या नहीं, सवाल ये है कि और भी ऐसे जर्नलिस्ट हैं और भी एक्टिविस्ट हैं जहां इतनी तत्पर कार्रवाई, इतनी तेज कार्रवाई, इतनी स्पीड में नहीं हुई। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं इस इशू को और कुणाल कामरा का इसमें क्या एंगल रहा, क्या उन्होंने कह दिया इस टॉपिक के बारे में। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं सर। 2 साल पुराने केस में जिसमें कि अर्नब गोस्वामी ने ड्यूज नहीं दिए थे इंटीरियर डिजाइनर के काम कराने के, उसमें इन पे कार्रवाई होती है और उन्हें जेल जाना पड़ता है। इसमें ये सेशन कोर्ट में इनकी हियरिंग थी, हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट कहता है कि आप सेशन कोर्ट जाइए, उल्टा ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जहां इनको बेल मिल जाती है। अब इस केस में जस्टिस चंद्रचूड़ का एक स्टेटमेंट आता है कि अगर हम इस केस में इंटरफेयर नहीं करते तब हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते थे। जी हाँ, ये नजीर साबित होगी आने वाले जजमेंट में। दूसरा, पर्सनल लिबर्टी के लिए अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये भी नजीर साबित होने वाली है। आने वाले हर जजमेंट में, हर सुनवाई में ये चीज आने वाली है। लेकिन जो ट्रीटमेंट इन्हें दिया गया वो और को क्यों नहीं दिया गया, सवाल ये बड़ी बात है। यहाँ मैं उदाहरण पेश करना चाहूंगा सिद्दीक कप्पन का, जो कि केरल से हाथरस कांड को कवर करने जाने वाले थे। उन्हें बीच में पकड़ के पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है, ना कि जुडिशियल कस्टडी में जैसे अर्नब को भेजा गया। यहाँ हेबियस कॉर्पस की पिटीशन दाखिल होती है। इनकी वाइफ 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट जाती है, जहाँ कोर्ट कहता है 12 अक्टूबर को कि आप सेशन कोर्ट जाइए जहां इनका केस चल रहा है। इसी बीच इनकी बेल पिटीशन रिजेक्ट होती है। अब ये 29 अक्टूबर को जाती है, जहां इन्हें 2 नवंबर की इन्हें डेट मिलती है। अब 2 नवंबर के बाद इन्हें 16 नवंबर को मिलती है, जहां इनकी बेल पिटीशन को बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अब आप हाई कोर्ट जाइए। बिल्कुल उसके विपरीत जो ट्रीटमेंट अर्नब को मिलता है। ठीक है, स्टेनले स्वामी ये एक ट्राइबल एक्टिविस्ट रहे हैं। झारखंड में इन्होंने 30 सालों से ज्यादा काम किया है। 83 साल के बुजुर्ग हैं। आरोप है माओवादियों से इनके लिंक हैं। उसी जेल में बंद हैं जहां अर्नब को रखा गया था। ये पार्किंसन डिजीज से भी पीड़ित हैं, जिस कारण ये कप और कुछ पीने का भी नहीं उठा पाते, इतने इनके हाथ कांपते हैं। अब ये बम्बई हाई कोर्ट में पिटीशन करते हैं कि मुझे स्ट्रॉ और जिपर दिया जाए। बम्बई हाई कोर्ट 20 दिन का समय देती है एनआईए को, जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस केस की, कि क्या इन्हें स्ट्रॉ और जिपर दिया जाए। 20 दिन का समय दिया जाता है। बेल पिटीशन की यहाँ बात ही नहीं हो रही, सिर्फ स्ट्रॉ और जिपर दिया जाए या नहीं। ये एक अनपैरेललिटी आती है अर्नब के और स्टेनले स्वामी के केस में। सुधा भारद्वाज जो कि एक लॉयर और एक्टिविस्ट हैं, जब वो पिटीशन डालती हैं तब उन्हें बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपका केस तो बहुत अच्छा है और आप सेशन कोर्ट जाइए। यही बात तो अर्नब के केस में भी आ सकती थी, आपका केस तो बहुत अच्छा है, आप सेशन कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए। ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत से ऐसे केस हैं कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो मेरी पूरी वीडियो इसी में आ जाएगी। दुष्यंत दावे जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने केसेस की लिस्टिंग के ऊपर सवाल उठाए हैं कि कैसे जिन केसों में हाई प्रोफाइल केस जुड़े होते हैं, जिनमें बड़ी लॉ फर्म्स जुड़ी होती हैं, बड़े मनी के एक बात होती है, उन केसों को की सुनवाई 4 हफ्ते के अंदर हो जाती है। जिन केसेस में जूनियर लॉयर्स होते हैं उन्हें 6 महीने में भी नंबर नहीं लग पाता है। इसी बात को दिल्ली हाई कोर्ट की जज रही रेखा शर्मा ने भी अच्छे तरीके से बताया है और इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लेख भी लिखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। मध्य भारत के इतिहास में व्यंगकार हुआ करते थे राजाओं के दरबार में। इन लोगों की ये खूबी हुआ करती थी कि ये सच बोलते थे व्यंग के रूप में। ये सच वो नहीं होता था जो राजा सुनना चाहता था, ये सच वो होता था जो उसके लिए जरूरी होता था। और राजा इनकी बातों पे गौर भी करते थे। जैसे कि अकबर के दरबार में बीरबल
और राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीरामन। अच्छे राजाओं ने इन्हें सम्मानित किया, इन्हें समझा और प्रॉस्पर भी हुए इस चीज को लेके। और जिन्होंने इन्हें नहीं समझा वो इतिहास में कभी याद नहीं किए गए। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यंकार ने कह दिया वो विद्वान समझा भी नहीं पाए। कुणाल कामरा ने ऐसा ही कुछ तल्ख टिप्पणियों में अपनी बातें कहीं, जिनको कुछ बातों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं और कुछ बातों को समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि इन्होंने कहा कि जितनी देर आप मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाते हैं, उतनी देर अगर आप कुछ जरूरी इश्यूज पर कार्रवाई कर लें वो बेहतर होगा। जैसे कि नोटबंदी की, जैसे कि आर्टिकल 370 की, जैसे कि 370 हटाने पर जो मास डिटेंशन हुआ उसकी, और सबसे जरूरी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। कभी गूगल करके देखिएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे क्या चल रहा है केस, आंखें खुली रह जाएंगी आपकी। दूसरा, मैं क्रिटिसिज्म की बात नहीं करना चाहूंगा, जैसे यूएस में ब्रेट कैवेनॉग की गई रैंडी रेनबो द्वारा, लिंक मैं आपको देता हूं, आप देख सकते हैं। ब्रिटेन में किस तरीके से आई द्वारा की गई, आप गूगल कर सकते हैं। यहाँ उसके बारे में बात नहीं करना बेहतर होगा। लेकिन कामरा के इस बात को जरूर गौर किया जाना चाहिए कि इसका रूट कॉज क्या है, क्यों देरी हो पा रही है, क्यों हम सब केसों को एक सा लिस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। इस जजमेंट में ये बात साफ होनी चाहिए कि किन केसेस में, किन सर्कमस्टांसिस में सेशन कोर्ट की कार्रवाई हाई कोर्ट ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, सेशन जजेस का क्या रोल हो सकता है इसमें आने वाले रोल में। तो पंक्ति को पंक्ति के जैसा ही ट्रीट किया जाना लोकतंत्र के लिए बेहतर साबित होगा। तो इश्यूज पर नजर बनाए रखिए, चीजों को समझते रहिए। जय हिंद।